हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अनाया हुसैन पे। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का प्रीवियस ईयर के सोशल साइंस का क्वेश्चन, जिसमें इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 40 क्वेश्चन जो है कवर करवाया था फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और आज मैं आप लोगों को उससे आगे जो है 41 से 80 तक जो है इसका पूरा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, क्योंकि जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आगामी जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। तो आपका जो है 41 का जो क्वेश्चन था कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो हिंद चीन में ना कोलोन जो है वो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। ठीक है, और वियतनाम में जो लोग रहते थे ना, फिर वियतनाम में फ्रांसीसी, उन्हें क्लोन कह करके पुकारा जाता था। इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आपका कोलोन किसे कहते, तो फ्रांसीसी नागरिकों को ना कोलोन कहा जाता था। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 42 में कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में ना बिस्मार्क का जो है वो संबंध नहीं है। बिस्मार्क इसमें नहीं है। बाकी सभी मेजनी हो गए, काउंट काबूर जिसको बोलते हैं, गैरीबाल्डी हो गए, ये सभी जो है एकीकरण में शामिल थे, जबकि बिस्मार्क नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा। युद्ध और शांति नामक पुस्तक जो है, वॉर एंड पीस, ये पुस्तक किसने लिखा। तो ये पुस्तक आपके जो है लेव टॉल्स्टॉय जो है, ये आपके जो है लेव टॉल्स्टॉय, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आगे कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुआ था। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है वो आपके 1929 में शुरू हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट आपके 1929 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसका मेन कारण था कि अमेरिका का जो शेयर बाजार है वो बहुत गिर गया था, और गिरेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तो अर्थव्यवस्था लगभग सभी की जो है चौपट हो गई थी। तो यही कारण था कि उस समय जो है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। ठीक है, और इसे जो है मजदूर संघ जो है मुख्य रूप से कहा जाता है। इसके संस्थापकों में लाला लाजपत राय, नारायण मल्हार जोशी आदि लोग शामिल थे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल जाने जाते हैं। तो भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता ना चार्ल्स मैटकॉप को कहा जाता है। चार्ल्स मैटकॉप, ये उस समय के जो है, चार्ल्स मैटकॉप जो है उस समय जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल चार्ल्स मैटकॉप जो है भारत के गवर्नर जनरल। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो है बहुत काम किया, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया था, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, चार्ल्स मैटकॉप को। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, चार्ल्स मैटकॉप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। तो ये क्वेश्चन आपका लगभग रिपीट हो गया। इससे आपका जो है पहले वाला भी मैं करवाया था वीडियो, उसमें भी आपका जो है दांडी से क्वेश्चन आया था। तो दांडी वाल से जो है ये आपका जो है कौन सा स्थान चुना था, तो ये दांडी को जो है चुना था। ये दांडी कहाँ है, गुजरात में है। दांडी कहाँ है, दांडी गुजरात में है। तो ये जो दांडी मार्च था महात्मा गांधी का, ये 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक जो है 30 ईस्वी को जो है पूरा हुआ था। पूरे 24 दिन की यात्रा के बाद जो है दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। और साथी इनके कितने थे, लगभग 78 साथियों से इन्होंने अपनी
यात्रा को शुरू किया था, लेकिन वहां जो है इनके पीछे लगभग कई हजार लोग साथ हो गए थे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन ना 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन जो है 1905 यानी 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। उसी समय जो है भारत के तत्कालीन जो है वायसराय कौन थे? करजन के द्वारा ये जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में ना बंग भंग आंदोलन जो है देशव्यापी स्तर पर चला था। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। महासागर की तली पर आने वाला कंपन का परिणाम क्या होता है? तो महासागर की तली में जो कंपन होता है उससे सुनामी आ जाता है। क्या आता है? सुनामी। तो ये जो आपका ऑप्शन है सुनामी का, तो आपका सी जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो सुनामी के बारे में आपने सुना होगा। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आया था, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। तो ये सुनामी है ना, समुद्र के नीचे जो है कोई भी समुद्र के नीचे जो कंपन होता है तो उसके कारण पानी जो है समुद्र स्तर का कई फीट ऊपर आकर तो समुद्र के किनारे बसे गांव या जो भी घर होते हैं उससे उनको काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, तो महासागर की तली पर होने वाला कंपन का क्या परिणाम होता है? तो वो सुनामी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको। आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र जो होता है वो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है प्रथम। द्वितीय क्षेत्र में आपका विनिर्माण आता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह आते हैं, कंस्ट्रक्शन उद्योग ये सब आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में जो है आपका क्या आएगा? तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा आएगा। जो भी आप सेवा देते हैं ना, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप नर्स हो, चाहे आप जो है किसी जॉब में हो, सरकारी विभाग में हो या प्राइवेट का, तो बाकी सभी जितने भी क्षेत्र है ना वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है, तो इसका उपयोग मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है। दूर संवेदी यंत्र का उपयोग मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। तो ये मानव जनित आपदा क्या है? मानव जनित यानी मानव के द्वारा जो आपदा होता है, ये जो भी समस्याएं आती है उन्हें हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। तो हमारा भूकंप प्राकृतिक आपदा, सुनामी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ ये भी प्राकृतिक आपदा। आतंकवाद किसको कहते हैं? आतंकवाद हो गए वो लोग जो समाज को या मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, या किसी भी तरह का जो है वो समाज में या व्यक्ति को जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो आतंकवादी गतिविधियां। एक इंसान यानी इंसान को ही नुकसान पहुंचाए तो उसे हम लोग मानव जनित आपदा कहेंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में ना योजना आयोग का गठन जो है वो आपको 1950 में किया गया था। कब किया गया था योजना आयोग का गठन? 1905 में। कब? तो 15 मार्च 1950 को। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1905 ईस्वी को जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में योजना आयोग का नाम जो है बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? अभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? वित्त का मतलब है कि वहां बहुत ज्यादा आर्थिक लेन देन वगैरह हो। ठीक है,
तो वित्तीय राजधानी किस शहर को कहेंगे? तो आपका वित्तीय राजधानी ना मुंबई को कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मुंबई को ही क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ ना कुल सकल घरेलू उत्पाद का 5% और औद्योगिक उत्पादन का लगभग 25% से अधिक का योगदान है इस शहर से। ठीक है। और बॉलीवुड नगरी होने के कारण जो है यहाँ बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं, घूमने आते हैं, जिससे क्या होता है, इनकम जो है शहर में बढ़ता है। ठीक है। मुंबई को भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है वित्तीय संस्थानों के जो है कार्यालय बहुत सारे हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, टाटा समूह, गोदरेज समूह, रिलायंस। इसके अलावा भी जो है यहाँ फॉर्चून ग्लोब के जो है 500 से अधिक भी कंपनियां स्थित है। यही कारण है कि क्या भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 का। 55 में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित होगा? तो आर्थिक विकास ना आपका परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, इन दोनों से होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और डी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आर्थिक विकास संबंध, यदि आर्थिक विकास आपका जब होगा तो परिमाणात्मक परिवर्तन तो होगा ही, गुणात्मक परिवर्तन भी साथ साथ होता रहेगा। ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन जो, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून ना 1986 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ। अब ये उपभोक्ता संरक्षण है क्या? तो ये ना एक प्रकार का जो है सुरक्षा प्रदान करता है हम लोगों को, कि उन उत्पादों तथा सेवाओं से सुरक्षा देता है जो जीवन तथा संपत्ति को हानि पहुंचाता है। यदि हमें किसी के द्वारा जो है सही मूल्य लेने के बाद भी कुछ ऐसी सामग्री दे दी जिससे हमारे जीवन या हमें क्षति हुआ हो, तो उससे हमें ये संरक्षण प्रदान करता है उपभोक्ता संरक्षण कानून। और ये जो है 1986 में लागू किया गया था। ठीक है, 1986 में। ये आपका जो राइट आंसर है, ये अभी भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? 1986 में। ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण पटना में है ना, अपने बिहार के पटना में गोलघर। तो गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो गोलघर का निर्माण ना आपके 1784 में हुआ था। ये 1764 में, माफ कीजिएगा, 1764 में, 1764 में जो है आपके गोलघर का निर्माण हुआ था। गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के काल में जो है ये हुआ था निर्माण इसका। और ये जो है वास्तुकार जो थे इसके डिजाइन बनाने वाले, ये जॉन गास्टिन थे। तो गोलघर की ऊंचाई जो है लगभग 29 मीटर है और ये बन करके जो है तैयार हुआ था, जुलाई 1986 को संपन्न हुआ था। ठीक है, ये 1786 गोलघर का निर्माण जो है शुरू हुआ था 1764 में और 1786 में ये बन करके तैयार हो गया था। तो इसमें जो है निर्माण कब हुआ ये पूछा जा रहा, तो ये आपका 1786। ठीक है, 1786। और अगर आपको पूछा जाए कि निर्माण कार्य शुरू कब हुआ, तो 1764। तो निर्माण आपका 1786 में हो गया था। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग ये कहाँ स्थित है? राउरकेला, तो राउरकेला इस्पात उद्योग जो है वो ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए।
कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक जो है वो आपका दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई? तो भारत में महिलाओं के लिए 50% से अधिक जो है आरक्षण की व्यवस्था वो आपको पंचायती राज में की गई है। पंचायती राज व्यवस्थाओं में 50% जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो वर्तमान में ना बिहार हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और केरल जैसे पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को ना 50% तक कर दिया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो ग्राम पंचायत चुनाव को तो आप लोग देखते होंगे ना, हर 4-5 साल में जो है आपका एक बार चुनाव होता है। इधर फिर जो है ये चुनाव भी चल रहा है। तो इसका जो है ना प्रथम बैठक से 5 सालों तक ना इसका कार्यकाल होता है। कितने सालों तक होता है? 5 सालों तक इसका जो है कार्यकाल होता है। और ये भी जानते होंगे कि आप पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय है। और किन की अनुशंसा पर यह बना था? बलवंत राय मेहता के अनुशंसा पर जो है ये 3 स्तरों का पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया, जिसमें होगा आपको ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति मध्य स्तर पर होगा और जिला परिषद जो है जिला स्तर पर शामिल है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। चुनाव चिन्ह हो गया, चुनाव चिन्ह राजनीतिक दलों को मान्यता या राजनीतिक दलों की मान्यता को समाप्त करना, ये सारा काम कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। तो चुनाव संबंधी सभी गतिविधि को चुनाव आयोग ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। झारखंड का गठन कब हुआ था? वेरी इजी क्वेश्चन। झारखंड ना पहले बिहार का पार्ट था। झारखंड क्या था? पहले ना बिहार का ही पार्ट था। पहले झारखंड और बिहार एक साथ थे, लेकिन झारखंड वालों को लगा कि हमारी भाषा और संस्कृति अलग है, मैं और संसाधन हमारे पास इतना है अलग होकर ना मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करूँगा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होने का फैसला कर लिया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होने का फैसला कर लिया गया था। 15 नवंबर 2000 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नवंबर 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? वेरी इजी। इसमें भी आपको जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ना 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि आपदा प्रबंधक का प्रमुख घटक कौन सा है? आपदा प्रबंधक का प्रमुख घटक तो स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग। तो आपका राइट आंसर ना इसमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। क्योंकि यदि कोई आपदा आती है दोस्तों, तो आपदा में ना सभी को सहयोग करना चाहिए। स्थानीय प्रशासन भी सहयोग करता है, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा भी जो है उसको सहयोग दिया जाता है और गांव तथा मोहल्ले के लोग भी इसमें सहयोग करते हैं। अतः राइट आंसर आपका क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? मकान में आग लग जाए तो क्या करेंगे? बुझाने तक इंतजार करेंगे? बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। दरवाजों एवं खिड़कियों को बंद करना, दरवाजों एवं खिड़कियों को बंद करेंगे या अग्निशमक यंत्र को बुलाएंगे? तो हमारा इसमें से जो ना सबसे सही लग रहा है आपको कि अग्निशमक यंत्र जो 5 ब्रिगेड है ना, उसे बुला लेना ही बेहतर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड कैमरा जो है ये ना अंधेरे में भी अच्छी क्वालिटी का जो है फोटो क्लिक कर पाता है।
तो इसके जो है कैमरे में ना इंफ्रारेड एलईडी लगा होता है, जो क्या करता है, वो वीडियो और मतलब जो है फोटो दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से शूट करता है। तो जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धंस जाती है या भूकंप आया है, तो मलबे के नीचे जो है दबे लोगों को निकालने में ना ये जो इंफ्रारेड कैमरा है ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। अतः इसमें से जो है ना सबसे सही आंसर आपका जो है ये होगा भूकंप। इसका प्रयोग जो है इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग भूकंप जो आपदा आता है उसमें बहुत जगह लोग जो है बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग गिर जाता है, उसके नीचे मलबे के नीचे बहुत सारे लोग, जहां इंसान को जाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो वहां से जो है ये इस कैमरे की मदद से पता कर पाते हैं कि वहां कुछ लोग है या फिर नहीं है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा था, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या सबसे बड़ा तोहफा है? दोस्तों इसका जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, महात्मा गांधी या फिर मार्टिन लूथर। इन दोनों में से किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने कहा या महात्मा गांधी ने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आई होप कि आपको ये पता ही होगा कि पटना जो है हमारा सबसे बड़ा नगर है। इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुरी या पुष्पपुरी कई नामों से जाना जाता है, और हमारे जो है पाटलिपुत्र का जो है बहुत ही वाइड इतिहास रहा है। तो आपका जो 69 का जो क्वेश्चन है वो बिहार का सबसे बड़ा नगर, तो वो पाटलिपुत्र हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है वो बोध गया। कहाँ हुआ था? बोध गया। महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इन्होंने 29 साल की आयु में संसार के दुखों से जो है दुखों को देखकर जो इन्होंने घर बार छोड़ दिया था और सत्यता की खोज में निकल पड़े थे। और इस प्रकार उन्हें बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो है सत्य ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई। तभी से वो क्या कहलाए? महात्मा बुद्ध कहलाने लगे, और उस वृक्ष को जो है बोधि वृक्ष कहा गया। उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एशिया का पहला निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो एशिया का पहला निर्यात संवर्धक क्षेत्र जो है स्थापित जहाँ हुआ था वो भारत है। ठीक है, भारत। तो यही जो है पहला जो है निर्यातक क्षेत्र स्थापित किया गया था, और भारत में कांडला जो है गुजरात, वहीं जो है इसको स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 72 में भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये 1854 ईस्वी में। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। माफ कीजिए दोस्तों, इसका जो है थोड़ा सा ये जो है क्लियर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। इसका जो है क्लियर नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। तो ये जो है लिखा हुआ है वो भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 72 नंबर क्वेश्चन इसमें आपका 1854 जो है इसका राइट आंसर है। ये 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी। तो डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी ना ये महाराष्ट्र जो है ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में चलती। ठीक है, ये फुल्ली लग्जरी ट्रेन के मॉडल पर आधारित है। और इसे बनाया क्यों गया है? इसमें जो है ग्लास लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य लगता है इससे यात्रा करने पर। ये पर्यटन को बढ़ावा देने पर जो है ना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ना इस ट्रेन के जो है संचालन किया गया है। ये महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाका जो है उससे होते हुए
ये पश्चिमी घाट से जो है दक्कन के पठार और गोवा सहित जो है कोकन का जो क्षेत्र है वहां तक ये है। महाराष्ट्र के नासिक आदि कई इलाकों से निकलती हुई ये कहाँ दिल्ली होते हुए जो है इसका जो है बहुत ही भव्य दृश्य लगता है, जिससे आप जो है उसमें जब यात्रा करेंगे तो वो आप कई दर्शनीय स्थल जो है आपको उससे जो है देखने का मौका मिलेगा। तो मुख्य रूप से जो ये जो है डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी जो है ये महाराष्ट्र में जो है पर्यटन को जो है बढ़ावा देने के लिए इसका संचालन शुरू किया गया था। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र, तो ये ना उत्तर रेलवे। कौन सा रेलवे है? उत्तर रेलवे है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लें, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग, तो उपभोग की जितनी भी वस्तुएं हैं वो उपभोक्ता क्या आता है? उपभोक्ता उद्योग में आता है। तो क्या ये सब पेट्रोल आप खा सकते हैं, लौह इस्पात खा सकते हैं, चितरंजन लोकोमोटिव को खा सकते हैं? नहीं ना। तो आपका उपभोक्ता जो है क्या है? उपभोग करने वाला जो सामग्री है वो आपका चीनी उद्योग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो बोकारो जो है ये आपका ना, इसमें जो है आपका रूस जो है, जिसे सोवियत संघ कहते हैं ना, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है रूस, इसके सहयोग से ना ये बोकारो इस्पात संयंत्र जो है खोला गया था 1965 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य, तो इसमें आपका सबसे बड़ा है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है ओडिशा, और तीसरे नंबर पर आता है आपका छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर आपका आता है झारखंड। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए ना 1968 में जो है वो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ये सितंबर 1968 में ये अफ्रीका का जो है एक जगह है अल्जीरियस, यहीं ये जो है कन्वेंशन हुआ था, जिसमें लगभग 42 देशों ने हिस्सा लिया था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन खड़ा हुआ था? तो ये ना ऑस्ट्रिया जो जनाब है, ये ऑस्ट्रिया, ये इनके विरुद्ध खड़े हुए थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार ना ये जनाब थे कौन? जर्मनी के ये इसका जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार थे ये जनाब बिस्मार्क थे। ठीक है। आई होप कि आपको ये है किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।